नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन ऐप पर स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ठीक है, आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है वो 3 प्रकार का होता है जिसका हम यूज़ करते हैं पूरा इलेक्ट्रिशियन के अंदर। कौन कौन सा होता है? पहला क्या होता है? कंडक्टर। दूसरा कौन सा होता है? इंसुलेटर। और तीसरा कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर। यानी हिंदी की बात करूं तो मैं चालक, अचालक और अर्धचालक, यानी कंडक्टर हो गया चालक, आपका इंसुलेटर हो गया अचालक, और सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया? अर्धचालक। ये तीनों मटेरियल पूरी जो इलेक्ट्रिशियन आईटी है उसमें आपने इन नामों को बार बार सुना होगा, और इन्हीं के सारे आपकी पूरी है वो इलेक्ट्रिशियन काम है वो करती है दोस्तों। तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। लगभग हम एक परिभाषा ही पढ़ते हैं, धारा चल रही है, नहीं चल रही है, कैसे चल रही है, इसी के आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इसकी डेफिनेशन होती है, बहुत सारी इसकी परिभाषाएं होती हैं। हम उन सब परिभाषाओं का जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में केवल वो नहीं आता आजकल प्रश्न भी धारा बहती है तो क्या है, नहीं बहती है तो क्या है, बहुत सारा प्रतिरोध है तो क्या नहीं, बहुत सारे अलग प्रकार के या अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलो हम उनकी चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले और जो पहला जो प्रकार मैंने बांटा है वो बांटा है परिभाषा के आधार पर। किसके आधार पर बांटा है? परिभाषा के आधार पर मैंने बांटा है। अब जो परिभाषा के आधार पर चालक किसे कहते हैं? तो परिभाषा के आधार पर चालक क्या है? जिसमें धारा का प्रवाह पहला टाइप है, जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो। जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो? सुगमता से हो। जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है वह क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। या जिस पदार्थ में धारा का प्रवाह क्या हो, जिस मटेरियल में धारा का प्रवाह सुगमता से, वो क्या कहलाता है? चालक। और चालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इसके अलावा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक। एक सुपर चालक होता है, उसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे। अचालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाह संभव नहीं है। जिसमें धारा प्रवाह क्या है? संभव है नहीं है। जिस मटेरियल में धारा प्रवाह संभव है नहीं है, आप कितना ही जोर लगा लो उसमें धारा प्रवाह संभव नहीं हो सकती, उसमें धारा नहीं चलती, उसमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, उसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता है, वह क्या कहलाता है? अचालक, इंसुलेटर। इसके अलावा इसे बेटा क्या कहते हैं? कुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक भी कहते हैं। आपको पता है जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इनमें धारा का प्रवाह पॉसिबल नहीं है। अब अर्धचालक कहते हैं इसमें धारा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? ताप पर निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। जैसे कैसे? देख लो इसमें, अगर आपका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, अगर इससे या इससे ऊपर का रहा तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक की तरह। और अगर इससे नीचे रहा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अचालक की तरह। ध्यान रखना, अगर आपका तापमान 27 डिग्री या 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक की तरह। और अगर उससे नीचे रहा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? कुचालक या अचालक की तरह। वह क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। तो हमने पहला प्रकार है जो पढ़ा है चालक का, उसकी परिभाषा थी पहले प्रकार में। परिभाषा में चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाह बड़ी आसानी के साथ होती है, बिल्कुल सुलभता होती है, कोई कठिनाई नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई बाध्य नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा प्रवाह संभव है नहीं, आप कितना भी जोर लगा लो, बहुत सारे प्रतिरोध होता है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है? कुचालक। अचालक या अंग्रेजी में क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। और जिसमें धारा का प्रवाह संभव तो है लेकिन एक निश्चित टेम्परेचर पर, उसे रूम का तापमान कहते हैं, स्थिर तापमान, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर का जो तापमान है उस पर तो धारा चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सोलर प्लेटें हैं, तो सूरज से जो प्रकाश आता है तो क्या वो रात को भी काम करती है? क्या नहीं। तो जब उसको पर्याप्त प्रकाश मिलता है, जब पर्याप्त उसको उष्मा मिलती है, तभी वो बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, अन्यथा वो काम नहीं करती है। तो वो क्या कहलाता है? अर्धचालक। ये तो थी पहले प्रकार की परिभाषा दोस्तों। अब देखो इसमें दूसरा जो प्रकार है वो है संयोजी कक्ष के आधार पर। किसके आधार पर है? संयोजी कक्ष के आधार पर। अब इसको समझने से पहले आपको समझना होगा संयोजी कक्ष होता क्या है। आपको समझना होगा दोस्तों संयोजी कक्ष है वो होता क्या है। अब देखो संयोजी कक्ष किसे कहते हैं?
तो अगर मैं संयोजी कक्ष की बात करूं, किसकी बात करूं? संयोजी कक्ष की। अब जो संयोजी कक्ष है वो क्या होता है जरा देख लीजिए। संयोजी कक्ष के आधार पर, अब संयोजी कक्ष के आधार पर मतलब इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो वैलेंस कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस कक्ष भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। देख लो बेटा, कोई भी परमाणु होता है ना, जैसे ये परमाणु है, ये इसकी क्या है, कक्षाएं हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी कक्षाएं बना दी है, लगभग 4 कक्षाएं बनती हैं। सपोज करो ये K है, ये L है, ये M है और ये क्या है, N है। तो किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा, किसी भी परमाणु की कौन सी कक्षा, अंतिम कक्षा है, ये लास्ट ऑर्बिट है कि नहीं है, इसे क्या कहते हैं, अपने अंतिम कक्ष कहते हैं। तो यह जो कक्ष है वो किसके अंतर्गत आता है, वैलेंस कक्ष आता है। या परमाणु का वह कक्ष, परमाणु का वह कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, आदान प्रदान या रासायनिक क्रिया कर सकते हैं, वह कक्ष क्या कहलाता है, वह कक्ष क्या कहलाता है, संयोजी कक्ष है। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके आधार पर, अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले आते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया कॉपर। अब आपका कॉपर कितने नंबर पे आता है, 29 पे। एल्यूमिनियम कितने पे आता है, 13 पे। फास्फोरस कितने पे आता है, 15 पे। हम सब का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कॉपर है तो कॉपर 29 नंबर में आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 2 8 18 1। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो क्या रहता है, 2 8 3। और अगर फास्फोरस की बात करूं तो कितना, 2 8 5। तो ये कक्ष है। जैसे पहले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे में कितना आएगा, 1। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। यानी 29 आवर्त सारणी में कॉपर 29 नंबर पे आता है। इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 29 है। तो जब इनको कक्षा में बांटेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 2n²। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे और अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो उसमें ये आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब परमाणु को ध्यान से पढ़ेंगे 2n² से। तो इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 1 है, इसमें कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 5 है, अलग अलग है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें सिलिकॉन या जर्मेनियम की, सिलिकॉन जर्मेनियम या कार्बन की बात करें तो ये 6 पे आता है, ये 32 पे आता है और ये 14 पे आता है। इन सब की अंतिम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे 2 8 4, 2 8 18 4 और 2 और 4। तो ये है संयोजी। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उन्हीं के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को बांटा गया है। तो हम लोग वापस वहीं पर आ जाते हैं दोस्तों। देखो संयोजी कक्षा के आधार पर, देखो बेटा जो संयोजी कक्षा के आधार पर है वो किस प्रकार से होता है, तो चालकों में होते हैं, चालकों में कितने होते हैं, 4 से कम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में। कहां पर है, वैलेंस कक्ष में। वैलेंस को क्या कहते हैं, संयोजी भी कहते हैं। चार से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, चालक में। तो अचालक में कितने होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं। और अर्धचालक में कितने होते हैं, 4 होते हैं। उदाहरण देख लो आप, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का देखो। यहाँ पर जो मेन काम आने वाले हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। देखो कॉपर कितने पे आता है, 29 पे आता है, ये 13 पे आता है, और जिंक कितने पे आता है भाई, जिंक आता है 30 पर। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो बेटा आप कॉपर को, कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर 29 नंबर पे है। तो देखो 2 8 18 1, 2 8 18 1। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 8 3, और जिंक की बात करें तो 2 8 18 2। तो ये चालक है क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। इस कारण ये क्या है भाई,
आपके चालक है। तो हमने कहा था संयोजी कक्ष के आधार पर चालक कौन है, तो जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। अगर मैं अचालक की बात करूं, तो अचालक में देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7 पे, तो 2 और 5, ऑक्सीजन कितने पे, 8 पे, तो 2 और 6। इन परमाणु के अंतिम कक्ष में कितने हैं, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, अचालक है या फिर इंसुलेटर है। उसी प्रकार से एक बड़ा एग्जाम्पल बेस्ट आता है, और वो किसका आता है भाई, वो आता है दोस्तों आपका कौन सा, अर्धचालक का। और ये हर बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन, ये 14 पे, ये 32 पे, और ये आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 6 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, इसका 2 8 18 4, और इसका 2 और 4। सब परमाणु के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए, संयोजी कक्षा के आधार पर या वलेंस कक्षा के आधार पर हमने अगला जो प्रकार है वो टाइप पढ़ा है। पहला क्या है, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह कहलाता है चालक। जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह कहलाता है अचालक या इंसुलेटर। और जिस परमाणु के अंतिम कक्ष में या वैलेंस कक्ष में या संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाई, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं दोस्तों। तो ये सारे हैं। और इलेक्ट्रॉन की संतृप्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, किसी भी परमाणु की संतृप्त अवस्था में, ये इंपॉर्टेंट करके लिखना, में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। चलो भाई अगला हम प्रकार पढ़ते हैं। देखो अब है फॉरबिडन गैप के आधार पर। तो किसी भी परमाणु में इसको सबसे पहले समझ लीजिए फॉरबिडन गैप क्या होता है। देखो फॉरबिडन गैप क्या होता है, इसको समझो बेटा। सबसे पहले फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप या इसको क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। अब एनर्जी गैप क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर 2 प्रकार के बंध होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड और एक क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। इसको कहते हैं संयोजी बंध। क्या कहते हैं भाई, संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी बंध कहते हैं। सॉरी, इसको क्या कहते हैं, चालन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन बंध। इसको कहते हैं बेटा चालन बंध, और इसको क्या कहते हैं, संयोजी बंध या वैलेंस बंध, एक ही बात है। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं एनर्जी गैप। इन दोनों के मध्य जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और ये कक्ष इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। तो ये इसको पार करके और कहां जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है फॉरबिडन गैप क्या होता है, किसी भी परमाणु में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। और इसमें जो ऊर्जा लगती है एनर्जी गैप की पार करने में, उसे इलेक्ट्रोवोल्ट से डिनोट किया जाता है। ये इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दोबारा से समझ लो, एनर्जी गैप क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो अंतर होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं और इसका मात्रक इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। चलो भाई इसको अब ध्यान से पढ़ते हैं। तो फॉरबिडन गैप के आधार पर हमने पता किया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालक की। ये आपका कौन सा बेटा, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड। अब ये क्या होते हैं, चालक में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता, नो गैप। तो कितनी इलेक्ट्रोवोल्ट की आवश्यकता होती है, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रोवोल्ट की आवश्यकता होती है, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, यहां से जब दोनों एक तरह सैंडविच टाइप में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सैंडविच टाइप में बंधे हुए होते हैं। तो आवश्यकता नहीं होती इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, तो उनको किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगेगी और उत्तर आएगा 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो प्रश्न आता है चालक में बताओ फॉरबिडन गैप के आधार पर
और कितना इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा चाहिए, तो उत्तर आएगा 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितना आएगा? 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर मैं अचालक की बात करूं तो अचालक को देख लीजिए भैया। अब आपको पता है अचालक में धारा है वो बहना संभव है नहीं है, तो वही बात, ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। तो इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में ही होते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते नहीं है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन को, वो लगेगी लगभग 5 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अरे कितनी लगेगी? 5 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, जो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा नहीं तो धारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अचालकों में धारा नहीं बहती है। उसका कारण एक है, एक और भी है भाई। उसका कारण क्या है? हम ऐसा कह सकते हैं भाई उसमें फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों अर्धचालक की। किसकी बात करते हैं? अर्धचालक की। अब देखिए अर्धचालक में जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनके बीच में जो अंतर रहता है वो लगभग 1 से लेकर और 2 इलेक्ट्रोवोल्ट रहता है। कितना रहता है? 1 से 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी जैसे उसको पर्याप्त मान का तापमान मिलेगा वो क्या करेगा? उसमें धारा बहनी है वो क्या हो जाएगी? स्टार्ट है, हो जाएगी। तो आपके सामने तीनों हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब चालक में क्या होता है? एनर्जी गैप कितना होता है? 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। अचालक में कितना होता है? 5 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अर्धचालक में कितना होता है? 1 से 2 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ये किसके आधार पर है? फॉरबिडन गैप के आधार पर है। चलो भाई उससे आगे बढ़ते हैं अपने। चलो भाई अगला प्रकार है ताप गुणांक के आधार पर। अब ताप गुणांक होता क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ताप गुणांक, देखो भाई ताप गुणांक क्या होता है। अब जो आपका ताप गुणांक है वो क्या होता है? देखो ताप गुणांक, ताप गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है तो सुनो ध्यान से। ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट एक ही बात होती है। देखो बेटा क्या होता है, मैं परिभाषा लिख देता हूं। किसी पदार्थ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध पर पड़ने वाला असर टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। अगर आप किसी पदार्थ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का परिवर्तन करोगे तो उस दौरान उसके प्रतिरोध पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है कहलाता है, या वो क्या कहलाता है? ताप गुणांक कहलाता है। अब देखो बेटा ताप गुणांक होता है ना, उसका एक तो पूछता है प्रतीक, तो प्रतीक होता है उसका अल्फा। क्या होता है? प्रतीक है अल्फा। और एक पूछता है आपका मात्रक। क्या पूछता है? मात्रक। मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मात्रक होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने कितना तापमान को बढ़ाया है। तो दोबारा से सुनो, ताप गुणांक होता क्या है? किसी भी मटेरियल के अंदर जब आप तापमान बढ़ाते हो 0 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उस दौरान उसके प्रतिरोध पर जो पड़ने वाला असर है वो क्या कहलाता है बेटा? ताप गुणांक है कहलाता है। अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, अधिक होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब इसके अंदर आ जाती है। तो मुझे लगता है ये ताप गुणांक आपके समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं ताप गुणांक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हर परीक्षा के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारे 2-3 प्रश्न आते हैं। आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसी विश्वास के साथ मैं फिर से आपको बता रहा हूं ताप गुणांक क्या है। किसी पदार्थ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उस पदार्थ के प्रतिरोध पर पड़ने वाला असर ताप गुणांक कहलाता है। अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उसका टीसी टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक कहलाता है। प्रतीक है अल्फा और मात्रक है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, हाँ अब देखो सबसे पहले चालक को किस प्रकार से बांटा गया है। चालक की हम लोग बात करते हैं।
तो चालक के अंदर क्या होता है, एक चीज और देख लेना, अपने चालक को क्या कह सकते हैं, धातु, और धातु को क्या कह सकते हैं, मेटल कह सकते हैं। उसी प्रकार से अचालक को क्या कह सकते हैं, अधातु, या इसे क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर को क्या कह सकते हैं, उपधातु, या अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, सब मेटल। ध्यान रखना। तो दोस्तों सबसे पहले चालक की बात करते हैं। तो चालक में क्या होता है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है आपका प्रतिरोध है। ये टेम्परेचर है और ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। क्या बेटा, प्रतिरोध। देखो भाई, ये है आपका प्रतिरोध। तो चालक में क्या होता है, तो तापमान को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो बढ़ता है। तो ऐसा ताप गुणा क्या कहलाता है, पीटीसी। क्या कहलाता है, पीटीसी। और पीटीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, या फिर धनात्मक ताप गुणांक। देखो चालकों में टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। ये इस ग्राफ के सारे मैंने बता दिए। तो चालक जितने भी हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे लोहा हो, सब चालक का, सब धातु का, सब मेटल का, सब कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। उसी प्रकार से बेटा अधातु का देखिए, नॉन मेटल का देखिए, अचालक का देखिए, इंसुलेटर का देखिए, एक ही बात है। तो अगर आप इसमें तापमान बढ़ाओगे, ये टेम्परेचर का मतलब तापमान है, ये रेजिस्टेंस है, तो तापमान के बढ़ाने पर यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो जितने भी अचालक है, जितने भी अर्धचालक है, ये ध्यान रखना, प्रश्न बहुत आता है प्रश्न परीक्षा में। अर्धचालक का भी मैं साथ बता देता हूँ। जितनी भी कुछ गैसें हैं और आपका जो विलियन है, विलियन को क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, अधातु का, उपधातु का, मेटल का, सब मेटल का, अचालक का, अर्धचालक का, इनका सबका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, एनटीसी होता है। क्या होता है, एनटीसी। क्या होता है, एनटीसी होता है। क्योंकि तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है। तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम हो रहा है। इसी में एक बात और मजेदार आ जाती है यहाँ पर, जो आपका इसमें एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये अर्धचालक के एग्जाम्पल है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन ब्रूस है, उसका यूज है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, एनटीसी होता है। ब्रुश का काम धारा का मशीनों के अंदर क्या है, धारा को ले जाने का काम करता है। और धारा ज़्यादा कब जाएगी, जब उसका प्रतिरोध कम होगा। तो जैसे ही ब्रुश गर्म होंगे तो वो अपना प्रतिरोध घटा लेते हैं, जिसके कारण उसमें धारा है वो ज़्यादा बहती है। तो दोनों बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। चालक के अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है, पीटीसी, और अर्धचालक, अचालक, गैसें, विलियन, इनके सबके अंदर क्या रहता है, क्या रहता है, एनटीसी। एनटीसी का मतलब है तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। इसमें मैं दो बातें आपकी और जोड़ देता हूं बेटा, देखिए कैसे है। इसमें जो पीटीसी है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, समानुपाती है। और अगर एनटीसी है तो टेम्परेचर है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती किसके हैं, प्रतिरोध के। अब इसमें हम लोग एक चीज और जोड़ देते हैं। एक आपका होता है प्यारे दोस्तों जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आएगा। उसमें दो चीजें आती है, एक आपकी आती है यूरेका और एक आती है मैग्नीन। यूरेका और मैग्नीन होती है, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होता है, यानी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान के बढ़ाने पर प्रतिरोध
का दोस्तों। हाँ, तो अभी देखो जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, मैं फिर से एक बार इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट, चालकों में जो प्रतिरोध होता है वो पीटीसी होता है। अचालकों में, अर्धचालक गैसों में, विलयन में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एनटीसी होता है, यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और यूरेका और मैग्नीन ऐसी दो मिश्र धातु हैं, एलॉय है, ये ध्यान रखना क्या है, एलॉय है, इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो क्या रहता है, क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो। हाँ, तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रकार है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल में रजिस्टिविटी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को किस प्रकार से बांटा गया है, हम उसके प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो रजिस्टिविटी के आधार पर या प्रतिरोधकता के आधार पर। तो सबसे पहले चालक क्या है, प्रतिरोधकता के आधार पर इसमें जो प्रतिरोध होता है चालकों में वो होता है लगभग 10⁻12 ओम सेंटीमीटर। तो प्रतिरोधकता आपको ही पता है, इस डाटा से पता चल रही है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसके कारण है वो चालकों में धारा ज़्यादा बहती है और यही इसका कारण है। अब इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं अचालक की बात करूँगा तो इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10⁻+12 ओम सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखोगे रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इस कारण इसमें धारा का बहना संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर अर्धचालक की बात करूं तो इसमें लगभग होता है बेटा 1 ओम सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 ओम सेंटीमीटर होता है। तो इसमें प्रतिरोध है वो नाम मात्र का होता है। तो धारा है वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो धारा बहना प्रारंभ कर देती है। तो ये जो अगला हमारा प्रकार था वो था अकॉर्डिंग टू रजिस्टिविटी इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की बात करें तो 10⁻−12 ओम सेंटीमीटर, अगर इंसुलेटर की बात करें तो 10⁻+12 ओम सेंटीमीटर, और लगभग अर्धचालक की बात करें तो 1 ओम सेंटीमीटर। इसको आप बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, परीक्षा में ये डाटा बहुत बार पूछा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रकार है वो धारा प्रवाह का कारण, ये बहुत अच्छा प्रकार है। तो देखिए चालकों में जब धारा बहती है ना वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। किसके कारण बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर अगर इंग्लिश में कहूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या दोस्तों, धारा का प्रवाह का कारण चालक में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो ऑब्वियसली धारा उसके अंदर चलेगी, और चालकों में यही धारा का कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो गतिमान होंगे तो धारा बहने का कारण है, बनते हैं। अगर मैं अचालक की बात करूं, अगर मैं प्यारे दोस्तों अचालक की बात करूं तो अचालक में धारा बहने का कारण क्या है, आयन है। क्या है, आयन्स। एक मजेदार बात और देखिए, गैसों के अंदर, किसके अंदर है, गैसों के अंदर, गैसों में और विलयन में। विलयन का मतलब जैसे आपका बैटरी के अंदर आता है ना H2SO4, इन सब में भी धारा बहने का कारण क्या रहता है आपका, अचालक आयंस रहता है। तो चालकों में धारा बहती है उसका कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जबकि अचालकों में अगर धारा बहती है तो उसका कारण क्या है, आयंस है। और आयंस गैस और विलयन में भी धारा अगर चलती है तो उसका कारण भी क्या है, आयंस है। अब देखो बेटा अर्धचालक में धारा किसके कारण चलती है, अर्धचालक में धारा चलती है दो चीज़ों के कारण, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और प्लस दूसरा होल्स। दो चीज़ों के कारण धारा चलती है चालक में, किस किस के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। तो हमारा जो अगला प्रकार था वो है धारा प्रवाह के कारण। तो धारा प्रवाह के कारण चालकों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। याद रखना, अचालक गैस के अंदर, विलयन के अंदर, इसमें धारा प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप कह सकते हो सर आयंस के कारण। और अर्धचालक में धारा का प्रवाह दोस्तों किसके कारण होता है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। खैर ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अगला प्रकार है बंध के आधार पर। अब बंध क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपने सुना होगा। तो इनके मध्य जो बंध होता है उसके आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को अलग अलग तरीकों से बांटा गया, बॉन्ड के आधार पर। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड या अकॉर्डिंग टू बंध। अब देखो चालकों में कौन सा बंध होता है, तो आपको पता है चालक क्या कहलाते हैं, मेटल कहलाते हैं। और मेटल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। तो हमारे याद रहने में बड़ी आसानी होती है, चालकों के अंदर जो बंध पाया जाता है उसको कहते हैं धात्विक बंध। क्या कहते हैं, धात्विक बंध। क्या कहते हैं बेटा, धात्विक बंध। चालक में कौन सा बंध पाया जाता है,
चालक को क्या कहते हैं? मेटल। मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। और इसमें बंध कौन सा पाया जाता है? धात्विक। कभी कभार अगर हिंदी वाला याद नहीं रहता तो हम कह सकते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? चालकों के अंदर। हमने जो अगला प्रकार पढ़ा था चालक है, चालक और चालक के अंदर, तो हमने चालक कहते हैं तो मेटल है, उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, या चालक में कौन सा बंध पाया जाता है, या कंडक्टर में कौन सा बंध पाया जाता है, या सुचालक में कौन सा बंध पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बेटा? मेटालिक बॉन्ड। अगर हम लोग अचालक की बात करें, अचालक को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर? नॉन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल भी कहते हैं, या फिर अधातु भी इसे कहा देते हैं। किसे क्या कहते हैं? अधातु या फिर नॉन मेटल भी कहते हैं। तो इसमें धारा का प्रवाह क्या किस कारण था? आयनों के कारण था। तो इसमें जो बेटा बंध पाया जाता है वो कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है, या आयन बॉन्ड पाया जाता है। तो हमारा दूसरा था अचालकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो अचालकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक को क्या कहते हैं? सब मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब मेटल भी कहते हैं। और साथ में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपधातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? उनके मध्य पाया जाता है वैलेंस बॉन्ड। क्या बॉन्ड कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड। या फिर अपने इसे क्या कह सकते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। तो देखो हमने अगला प्रकार भी बड़ी अच्छी तरीके से कर लिया। हमारा इस प्रकार में क्या था भाई बताओ? चालकों में, अचालक में, अर्धचालक में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? तो चालकों में कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। बोलो मेरे पीछे। चालकों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। अचालकों के मध्य आयनिक बंध, और अर्धचालक के मध्य सहसंयोजी बंध है वो पाया जाता है। ये प्रकार हमारा यहाँ पर अब क्या हो गया? खत्म हो गया। अगला जो प्रकार है वो उदाहरण। तो अभी चालक के उदाहरण आपको पता है कौन कौन से हैं? चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा। ये सब किसके प्रकार है? चांदी के चालक के प्रकार है। और अगर अचालक की बात करूं तो अचालकों में कौन कौन सा आ जाता है? आपका फास्फोरस आ गया। फास्फोरस को किससे लिखते हैं? पी से। यह भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आता है। उसके बाद में आपकी नाइट्रोजन गैस आ गई, नियोन गैस आ गई, और कौन सी गैस आ गई? आर्गन गैस आ गई। ठीक है। आपका बिस्मिथ आ गया। ये सब किसके एग्जाम्पल है? अचालक के। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं तो इसके भी एग्जाम्पल है हमारे पास। सिलिकॉन, जर्मेनियम, और क्या? कार्बन। ठीक है भाई। तो ये चालक है उदाहरण। चालकों में चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा। अचालक में फास्फोरस, नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, बिस्मिथ। और अर्धचालक की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। इसके नंबर याद रख लेना। ये 6 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, और ये कितने पे आता है? 32 नंबर पे आता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं इससे। अब सबसे बेस्ट की बात करें कौन कौन से, तो बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो चांदी है वो सबसे बेस्ट है। चांदी है वो सबसे आपकी बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर क्या आता है? तांबा, फिर आता है सोना, और फिर आता है एल्यूमिनियम। अगर प्रतिरोधकता के आधार पर देखें तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चांदी की। फिर क्या आता है? तांबा, फिर आता है सोना, फिर आता है एल्यूमिनियम। तो अगर ठोस की बात करें, किसकी बात करें? ठोस की बात करें तो चांदी बेस्ट है। और अगर मैं द्रव्य की बात करूं, द्रव में सबसे अच्छा कौन है? H2SO4। H2SO4 इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गंधक अम्ल कहते हैं। ये सबसे बेस्ट है चांदी। अगर मैं बात करूं अचालकों के अंदर, अचालक में बहुत सारे हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सबसे अच्छी है अब्रक। ठीक है। द्रव में खनिज तेल, और गैस में शुष्क हवा। ये सबसे बेस्ट। देखो हम तीनों प्रकार कर रहे हैं। ठोस में कौन है, द्रव में कौन है, गैस में कौन। ठोस में कौन है? अम्रक। एक चीज़ का ध्यान रखना,
आपकी अचालकता कितनी है ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। तो प्रश्न बहुत बार परीक्षा के अंदर आता है, बताओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी, अम्बरक की कितनी होती है, 20 से 60 kV प्रति mm होती है। ठीक है, इसकी लगभग 3 kV प्रति mm होती है, और इसकी कितनी होती है, लगभग 10 kV प्रति mm होती है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। बेस्ट कौन है, ठोस में कौन है, अम्बरक, द्रव में कौन है, खनिज तेल, और गैस में कौन सा है, शुष्क। ये खनिज तेल वही है जो हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, जो हमें ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, यही वो खनिज तेल है। इसके अलावा बहुत सारे पावर सिस्टम में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कैपेसिटर में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर में भी किसका यूज किया जाता है, इस लिक्विड का यूज किया जाता है, यानी खनिज तेल या फिर मिनरल ऑयल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं, अर्धचालक में बेस्ट कौन सा है, तो अर्धचालक में बेस्ट है सिलिकॉन, और दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या आएगा, जर्मेनियम। क्या आएगा, जर्मेनियम। कारण है सिलिकॉन क्यों है, क्योंकि सिलिकॉन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आपका जर्मेनियम से बना हुआ कोई डायोड होगा तो वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसलिए सिलिकॉन इज मच बेटर देन जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन है बहुत अच्छा है किससे, जर्मेनियम से। हालांकि लीकेज करंट है वो सिलिकॉन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है जर्मेनियम की बजाय। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये हमारे जितने भी थे वो प्रकार थे, एक बार से हम फिर से और पहली क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारा पहला प्रकार था वो कौन सा थी, परिभाषा। ठीक है, पहली कौन सी थी, परिभाषा। फिर नंबर 2 पे हमारा क्या था, स्योंजी कक्ष के आधार पर, ये दूसरा प्रकार था। फिर फॉरबिडन गैप के आधार पर तीसरा प्रकार था। ताप गुणा के आधार पर चौथा प्रकार था। प्रतिरोधकता के आधार पर पांचवा प्रकार था। धारा प्रवाह के कारण के आधार पर छठा प्रकार था। उदाहरण के आधार पर सातवां था। बेस्ट एग्जाम्पल के आधार पर आठवां था। तो लगभग हमने 8-9 प्रकार का, लगभग हमने प्यारे दोस्तों 8-9 प्रकार के जो प्रकार है वो इसे इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर पढ़े हैं, और हमारा यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो भी परीक्षा में आने वाले प्रश्न थे या आज तक जो भी आई है वो मैंने सारे करा दिए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा कोई छूटा नहीं है जो आपके एग्जाम में नया आए या कभी नया आया हो। मेरी तरफ से ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए ऑनलाइन के लिए कंप्लीट है। आप सभी इसको बड़े ध्यान से पढ़ोगे, बड़े आराम से पढ़ोगे, और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। धन्यवाद दोस्तों।